अब देखिए, अब पहले दिन की स्टेटमेंट में मत जाना कि 30 नवंबर तक सिलेबस करेंगे, क्योंकि डेट अब आई है तो हम 30 अक्टूबर तक कर लेंगे, काहे का टेंशन लेना। चलो, हम जो लास्ट क्लास थी, अरे भैया ये तो कुर्सी के नीचे से आ गई, इंटेलिजेंस कर रहे थे। और अब क्लास मंडे टू फ्राइडे नहीं होगी, पहले मैंने कहा था मंडे टू फ्राइडे होगा बैच, क्योंकि क्या पता पेपर का वो सैटरडे ब्रेक होना चाहिए, लेकिन अब आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे होगी, संडे छुट्टी होगी, ठीक है। मंडे टू सैटरडे होगी आपकी क्लास, अब शनिवार को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि मान लो पेपर हो गया 11-12 नवंबर को, तो क्या करेंगे भाई। हाँ, इंटेलिजेंस पार्ट 3। तो देखिए, लास्ट सबसे पहली वाली क्लास में हमने इंटेलिजेंस के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी, और जो सेकंड वाली क्लास थी उसके अंदर हमने इंटेलिजेंस के फैक्टर डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी बच्चा अब एग्जाम को लेके कमेंट मत करे, पिटेगा मेरे से। एग्जाम कभी हो हमें मतलब ही नहीं है, मेरे बच्चे पास होंगे, डेट सेट, बस तुम पास हो गए ये सोच रखो, और तुम्हारे पास सब कुछ है, पूरा कंटेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, अरे मैंने पिछली बार 17 दिन में तैयारी करवाई है यार, 2 महीने है, दुखी हो रहे हो, दुखी ना हुआ करो। चलो देखिए, इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें, पार्ट 3 की आज बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस वगैरह की थी, पार्ट 2 में हमने फैक्टर्स किए थे। लास्ट जो पॉइंट हमने छोड़ा था वो हमने छोड़ा था हार्वर्ड गार्डनर पे, ठीक है, वो हमने छोड़ा था हार्वर्ड गार्डनर पे। यदि आपको याद हो, हम हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत को कर रहे थे, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के हम किस सिद्धांत को कर रहे थे भाई, बहुबुद्धि सिद्धांत को कर रहे थे हम हार्वर्ड गार्डनर के। अब बहुबुद्धि सिद्धांत की यदि बेटा मैं बात करूं तो मैंने आपको 4 टाइप करवा दी थी। सबसे पहला था आंकिक तार्किक, जो अंक और तर्कों का ज्ञान करते हैं। दूसरा भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मैंने करवा दी थी। तीसरा जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है मैंने आपको करवा दी थी। चौथा है बॉडी काइनेस्टिक, शारीरिक गतिक बुद्धि। कोई भी बच्चा लेट आता है, कोई भी बच्चा क्लास नहीं लगा पा रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंटेंट रिपीट नहीं किया जाएगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख के आए आगे क्लास लेने से पहले, ठीक है। हाँ, शारीरिक गतिक बुद्धि, देखिए, तो ये हम चारों प्रकार की बुद्धि जो है डिस्कस कर चुके थे, और हार्वर्ड गार्डनर आज भी जिंदा है, ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए, अब 5वीं प्रकार की बुद्धि है अंत व्यक्तिक बुद्धि, और 6ठी प्रकार की बुद्धि है अंत परा बुद्धि, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ठीक है। 5वीं प्रकार की बुद्धि है भाई अंत व्यक्तिक बुद्धि, और 6ठी प्रकार की बुद्धि है अंत परा बुद्धि। अब ध्यान से समझते हैं ये होती क्या है दोनों बुद्धियां, अंत परा और अंत व्यक्तिक। सबसे पहले तो अपने माइंड में एक चीज सेट रखें, ये सारी की सारी जो बुद्धि होती हैं, मतलब ये जो दोनों बुद्धि है, नो सारी की सारी, ये जो दोनों बुद्धि होती है बच्चे, वो इमोशन से संबंधित होती हैं। वो किससे संबंधित होती है बेटा, इमोशंस। इमोशंस मतलब भावनाएं। ये दोनों की दोनों बुद्धि किससे संबंधित होती है, भावनाओं से संबंधित होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछ लिया जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से भावनाओं से संबंधित बुद्धि कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से जो भावनाओं से संबंधित बुद्धि होती है वो कौन सी होती है बेटा, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो ये होती है। तो ऑप्शन में वो दोनों नहीं देगा, एक ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों बुद्धि भावनाओं से संबंधित होती है। अब कैसी भावनाएं भाई, ये जो बुद्धि होती है अंत व्यक्तिक, ध्यान से देखिए, अंत व्यक्तिक, व्यक्तिक शब्द जहां भी आए ना, आपको व्यक्तिक शब्द जहां भी आए तो समझ लेना ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मतलब इट्स माई पर्सनल मामला। तो कहने का मतलब क्या है, व्यक्तिक शब्द आप साइकोलॉजी में रट लेना, जहां भी आएगा बेटा तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि व्यक्तिक शब्द खुद से रिलेट होता है, ठीक है। तो अंत व्यक्तिक जो बुद्धि होती है ये खुद की भावनाओं से संबंधित होती है, खुद की फीलिंग से संबंधित होती है। जब आपकी खुद की भावनाओं से संबंधित कोई बुद्धि होती है तो उस बुद्धि को हम क्या बोलते हैं बेटा, अंत व्यक्तिक बुद्धि। मतलब इस बुद्धि का जो इंसान होता है वो अपने लिए ही सोचता है, अपने बारे में ही बातें करता है, मेरा जिंदगी में क्या होगा, मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट यूरसेल्फ, अपने लिए सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी चीजों के बारे में सोचना, अपने इमोशंस को काबू में रखना नहीं रखना, मतलब यदि आप सब कुछ अपने लिए ही सोचते हो तो बेटा ध्यान रखना ये अंत व्यक्तिक बुद्धि है, ठीक है। ये कौन सी बुद्धि है आपके अंदर, वो आपकी इंटरपर्सनल बुद्धि है। इंट्रा, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में वो कुछ भी शब्द बदलेगा, इंग्लिश पक्का याद रख लेना, ये इंट्रा पर्सनल है, इंट्रा।
तो कैसे याद करेंगे, अंतरा अपने अंदर, ठीक है, अंतरा अपने अंदर, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल बुद्धि कौन सी होती है, जो खुद की भावनाओं से रिलेटेड होती है। दूसरी है अंतःपरा। अब परा का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं चल यार परे हो जा, चल परे हो, परे हो का मतलब दूर हो जा भाई तू, परे हो का मतलब दूर हो जा। दूर हम किसको करते हैं, किसी दूसरे को करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे, दूर हम किसको करते हैं, दूर हम किसी दूसरे इंसान को करेंगे। तो अंतःपरा बुद्धि वो होती है जब हम किसी को दूर करते हैं, जब हम किसी को क्या करते हैं, चल चल परे हो, दूर हो जा। तो दूसरों की भावनाओं से रिलेटेड, दूसरों की फीलिंग से रिलेटेड, आपके कमेंट्स मेरे सामने हैं, मैं लास्ट में रिप्लाई करूंगी क्लास के बीच में, किसी भी बच्चे का कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगी, उससे कंटेंट खराब हो जाता है, ठीक है। लास्ट में सारे रिप्लाई देके जाऊंगी जो जो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इंट्रापर्सनल क्या होती है कि जब आप दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचते हो, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, तो वो जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है भाई, इंटरपर्सनल, ठीक है। वो इंट्रा थी खुद की, ये इंटर है, इंटर इंटर है, ध्यान रखेंगे, वो इंट्रा थी। तो इंटरपर्सनल होती है जब आप खुद की भावनाओं के बारे में सोचते हो, खुद के इमोशंस के बारे में सोचते हो। तो ये जो बुद्धि होती है बेटा, ये कौन सी होती है, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। कौन सी होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट के रूप में आएगा कि एक बुद्धि दूसरों की भावनाओं, दूसरों की उससे संबंधित होती है तो कौन सी बुद्धि होती है, खुद से संबंधित होती है तो कौन सी बुद्धि होती है। एक क्वेश्चन कुछ घूम के आया था पेपर में कि जो सामाजिक इमोशन वाले होते हैं, जिनके अंदर संवेग होते हैं, जिनके अंदर इमोशंस होते हैं, जो सामाजिक रूप से, क्वेश्चन था समाज में घुल मिलने वाले जो लोग होते हैं उसमें कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है। समाज में जो घुलने मिलने वाले लोग होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है। तो ध्यान से समझिएगा, समाज में जो घुलने मिलने वाले लोग होते हैं उसमें इंटरपर्सनल बुद्धि होती है, क्योंकि जो दूसरों की भावनाओं से मतलब रखेंगे, जो दूसरों की इमोशन से मतलब रखेंगे बेटा, वो ही तो समाज में कुछ करेंगे ना। जो दूसरों की इमोशन से मतलब रखेंगे, जो दूसरों के इमोशन से मतलब ही नहीं रखेंगे, तो उनको क्या ही लेना है समाज का, ठीक है। तो दूसरों की इमोशन से जो मतलब रखते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक छोटी सी बात आपको ध्यान करनी है, इंट्रापर्सनल और इंटर, इंटर याद करो, हम कहते हैं ना यार मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कंपटीशन में गया हूं, तो मतलब अपने कॉलेज से दूसरे में गया ना, तो बस इंटर वाली दूसरे के लिए है, अंतरा वाली खुद के लिए है, व्यक्तिक शब्द खुद के लिए है, परा शब्द अन्य के लिए है, बस हो गया याद, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खुद के लिए बुद्धि अंतर्व्यक्तिक, दूसरों के लिए अंतःपरा, जिसको हम इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बोलते हैं। 7th नंबर की बुद्धि है प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी बुद्धि। अब बात करें भैया प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सी होती है। देखो प्रकृति का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो, प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो जो नेचर के जो बंदे होते हैं, तो जो नेचर से रिलेटेड बंदे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं भाई, प्रकृतिवादी, ठीक है। वो कौन से होते हैं, प्रकृतिवादी, क्योंकि जो नेचर, जैसे माली लोग हैं, गार्डनर लोग हैं, तो सब प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, तो इनमें प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। वैसे है ना, ये 8 नंबर पे आएगी, रीजन बताऊंगी क्यों। 7 नंबर पे आएगी स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक, स्थानिक मतलब स्पेशल, जो स्थानों की जानकारी रखते हैं, जैसे रोड मैप बनाने वाला होता है कोई इंसान, ये जो मैप गूगल मैप क्रिएट कर देते हैं, तो ये बंदे वही तो क्रिएट करते हैं जो कि स्थान से संबंधित होती है, ठीक है। तो स्थानिक बुद्धि बेटा जो होती है वो किससे संबंधित होती है, स्थानों से संबंधित होती है। तो जो स्थानों की जानकारी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्थानिक बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। जो स्थानों की जानकारी रखती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्थानिक बुद्धि बोलते हैं। नंबर 9 पे है अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल, EXISTENCIAL, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, अस्तित्व बताते हैं ये आपका जिंदगी में। अस्तित्व बताने का क्या मतलब है, ये आपको ये बताते हैं भाई जिंदगी में आप क्यों आए हो, मतलब दुनिया में आपका क्या अस्तित्व है। जो ये बहुत बाबा लोग टाइप के पर्सन नहीं होते हैं जो आपका जिंदगी के लिए नजरिया बताते हैं, दृष्टिकोण बताते हैं, तो ये वाली जो बुद्धि होती है इस प्रकार की, इसको हम बोलते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। इसको हम कौन सी बुद्धि बोलते हैं भाई, अस्तित्ववादी बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ हार्वर्ड गार्डनर की 9 प्रकार की इंटेलिजेंस को, इन शॉर्ट एक ही पिक्चर के अंदर, आपको ध्यान रहे।
हार्वर्ड गार्डनर की 9 प्रकार की बुद्धि हैं, जिसमें से आपको सारी की सारी याद रखना है। सबसे पहले आपकी जो बुद्धि है म्यूजिकल है, कुछ भी कह लो, म्यूजिकल मतलब संगीत, जो संगीत वगैरह बजाते हैं उनको म्यूजिकल बोलते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक, जो मैथमेटिक्स से संबंधित होती है, लॉजिकल लोग होते हैं वो मैथमेटिकल होती है। एग्जिस्टेंशियल बुद्धि होती है, जो ये प्रभु में ध्यान लगाते हैं, ऐसे मतलब अपनी अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करते हैं, बाबा टाइप के जो पर्सन होते हैं, किसी प्रकार के जो पर्सन हैं, तो ये वाली बुद्धि होती है। ये बुद्धि अंत में जोड़ी थी, ध्यान रखना, जो अस्तित्ववादी बुद्धि है बेटा, ये 2000 मतलब 2000 में जोड़ी थी। इसके बाद इन्होंने कोई बुद्धि नहीं जोड़ी है। अभी ये जिंदा है, क्या पता मरने से पहले एक आधी बुद्धि जोड़ दें, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 2000 सन 2000 में इन्होंने लास्ट बुद्धि को जोड़ा था। ठीक है, फिर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल आपको पता ही है, खुद की भावनाओं से रिलेटेड और दूसरों की भावनाओं से रिलेटेड। फिर बॉडी काइनेस्टिक, जो शारीरिक गति और शारीरिक मूवमेंट से रिलेटेड होता है, उसको हम बॉडी काइनेस्टिक बोल देते हैं। और स्पेशियल, जो कि स्थानों से संबंधित होती है, और नेचुरलिस्टिक, जो कि नेचर से संबंधित होती है। अच्छा पागल, इट्स क्लास, गो आउटसाइड, हाँ बना ले खाली। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, तो ये क्या है भाई, सारी 9 की 9 प्रकार की बुद्धि हैं हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आएगा, एक स्टेटमेंट आपको गिवन होगी। आज तक 4 प्रकार से क्वेश्चन आए, मैं बता देती हूँ। पहली क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन इस बुद्धि का आया था कि पायलट में कौन सी बुद्धि होती है। तो एक जो पायलट होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी की गति को नियंत्रण में रख के सीखता है। तो पायलट में जो बुद्धि होती है, क्योंकि वो बॉडी की गति को सिस्टम में रखता है, तो इसीलिए उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी भाई, बॉडी काइनेस्टिक, शारीरिक गतिक बुद्धि। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि जो सामाजिक रूप से इमोशनल इंसान होता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो उसके अंदर होगी इंटरपर्सनल। ठीक है, अंतः परा बुद्धि। तीसरा क्वेश्चन इस एग्जाम का आया था कि भावनाओं से संबंधित बुद्धि कौन सी है, तो ऑप्शन में एक डाल रखी थी, या तो अंतःपरा डालेंगे या अंतः व्यक्तिक। एक बार ये क्वेश्चन आया था। एक बार क्वेश्चन आया था, एक इंसान पियानो बजाता है, म्यूजिक निकाल, पियानो से मतलब, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझदारी से आंसर देना है, कि एक बंदा पियानो उंगलियों का प्रयोग करके, क्वेश्चन था उंगलियों का प्रयोग करके पियानो से म्यूजिक निकाल रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, बताना फटाफट। म्यूजिकल बुद्धि है उसके अंदर, या उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि है, फटाफट से आंसर देंगे। एक इंसान उंगलियों का प्रयोग करके पियानो से म्यूजिक निकाल रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, म्यूजिकल बुद्धि है या उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि है, फटाफट से आंसर देंगे। कोई आगे पीछे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आखिरी 2 याद रखना है कि वो पूछे आखिर में कौन सी जोड़ी थी। तो उसने 8वें नंबर पे जो जोड़ी थी वो तो प्रकृतिवादी थी 1998 में, और आखिरी में जो जोड़ी थी वो अस्तित्ववादी थी। बस आखिरी 2 आप याद रख लें। ठीक है, अब आखिरी 2 याद रखेंगे, इन 2 को छोड़ के बाकी जो है वो मूल रूप से हैं। सिर्फ आपको 2 याद रखनी है। प्रकृतिवादी आपको 7 नहीं याद करनी, दिमाग लगाना, आपको 7 नहीं याद करनी कि ये 7 थी, आपको 2 याद करनी है, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, क्योंकि वो जो बुद्धि हैं दोनों, प्रकृतिवादी अस्तित्ववादी, वो आखिर में जोड़ी थी। प्रकृतिवादी 1998 में, अस्तित्ववादी 2000 में। तो आपको उन 2 पे काम करना, आपको बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी 7 ओरिजिनल होगी। शाबाश, सबका सही आंसर आ रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं म्यूजिक का नाम आते ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ये नहीं कह रहा कि वो गा रहा है, बजा रहा है, उसको शौक है गाने का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके एक सीधी स्टेटमेंट आई थी कि उंगली का प्रयोग करके म्यूजिक आ रहा है, तो इसका मतलब ही इज वर्किंग विद हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों से काम कर रहा है, तो बॉडी काइनेस्टिक आएगी, शारीरिक गतिक बुद्धि आएगी। शाबाश, ठीक है, तो यही इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आए थे, बट आज तक हर बार आते हैं हार्वर्ड गार्डनर से, पक्का याद रख लेना। ठीक है भाई, तो आप पक्का पक्का याद रखेंगे इस चीज को। अब जो बुद्धि के सिद्धांत कर रही हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना 1 सेकंड के लिए, भूलना मत। पेपर में यदि पीजीटी में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। ठीक है, अब कोई बच्चा ये मत कहना कि मैम आपने पीजीटी का नाम लिया तो टीजीटी वाले ना करें, पीजीटी में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बट मेरा मतलब है कि पीजीटी में जो लेवल होता है वहां से मतलब हाई लेवल से क्वेश्चन निकालता है। तो अब जो मैं बुद्धि बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 3 प्रकार की बुद्धि हैं, तीनों को आपने पक्का पक्का दिमाग से याद रखना है। एक सबसे पहले हम कर चुके त्रिकारक, एक तो पहले तो इनका नाम ही रख लो तीनों का, ठीक है, फिर डिटेल बाद में बताऊंगी। त्रिकारक बुद्धि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, स्पीयरमैन की है। ठीक है, फिर एक बुद्धि है त्रिआवामीय, आवामीय, थ्री डायमेंशनल, त्रिआवामीय, थ्री डायमेंशनल, तो ये दी थी जेपी गिलफोर्ड ने।
ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने दी थी बेटा, ठीक है, ये बुद्धि किसने दी थी, जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। एक है त्रिस्तरीय, स्ट्रेट्रम, STRUM कुछ ऐसे स्पेलिंग लिखी होती है, ये दी थी कैरोल, ठीक है। त्रिस्तरीय ये किसने दी थी भाई, ये दी थी कैरोल ने, स्ट्रेट्रम STRATUM, इसकी सही स्पेलिंग होती है STRATUM, ठीक है, स्ट्रेट्रम। ये किसने दी थी, ये जो बुद्धि दी थी वो दी थी भैया आपकी कैरोल ने, ठीक है। एक है त्रितंत्रीय, या इसको बोलते हैं त्रिचापीय, ये बुद्धि दी थी स्टर्नबर्ग ने, गैस के नीचे, ठीक है। त्रिस्तरीय, त्रितंत्रीय। अब पहला क्वेश्चन तो आपको ये पक्का याद रखना है कि किस तरीके से आप इस काम को करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सीधा सीधा सपाट, जिसको बोलते हैं ना बिना किसी लॉजिक के, सीधा क्वेश्चन एक ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत बेटा किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआवामीय सिद्धांत पूछे तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। त्रिआवामीय सिद्धांत पूछे तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। और त्रिस्तरीय सिद्धांत पूछे, त्रिस्तरीय थ्री स्पेक्ट्रम थ्योरी पूछे तो कैरोल के द्वारा दी गई थी। और त्रितंत्रीय ट्राइक, ठीक है, ये सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो ये सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने। अब आपको कि मैम कैसे याद करें, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब देखो याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। त्रिकारक तो स्पीयरमैन ने दिया ही दिया था, हाँ जी हरप्रीत, त्रिकारक तो स्पीयरमैन ने दिया ही दिया था। त्रिआवामीय थ्री डायमेंशन की बात गिलफोर्ड ने की थी, हमने रट रखी है। त्रिस्तरीय, स्तर में भी रे का प्रोनाउंसिएशन है, कैरोल में भी रे का प्रोनाउंसिएशन है, तो कैरोल ने दी थी। त्रितंत्र, इस तंत्र में भी आधे पादे वर्ग हैं, मतलब अजीब से शब्द हैं, स्टर्नबर्ग में भी अजीब से शब्द है, मतलब कैसे भी लॉजिक लगा के याद कर लेना। एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से आएगा पेपर में, तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम कर लेते हैं इनकी डिटेल, ठीक है, अब हम कर लेते हैं इनकी डिटेल। तो सबसे पहले करते हैं त्रिआवामीय सिद्धांत। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद उनको क्लास मुश्किल लग सकती है क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे साथ लाइव देखने के बाद जिंदगी में दोबारा देखना ही नहीं। आपके पास बैच है, आप एक वीडियो को 25 बार देखो, हमारे ऐप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीडियो को दोबारा जरूर देखें तसल्ली से और शांति मन से। कई बार साथ साथ पढ़ते हुए कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मुश्किल लगती है चीजें, और आपको पता है इससे लाइव क्लास में एक पॉइंट को जब तक मुझे पता है कितने दम तक बच्चों को समझाना है और मैं समझाती हूँ, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा बार बार, तो आपको वीडियो को रिपीट करके देखने की बहुत जरूरत है। तो वीडियो खत्म होने के बाद रात को जब फ्री होते हो तो आप वीडियो को रिपीट जरूर करके देख लें, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। और जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता उनके सिर के ऊपर से कुछ भी जा रहा होगा, लेकिन मुझे पता है फ्रेशर को ये कंटेंट जो है आज का थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को रिवाइज जरूर कर ले। देखिए त्रिआवामीय सिद्धांत ये किसने दिया था भाई, जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड कहता है कि बुद्धि एक संरचना है, ठीक है, बुद्धि क्या है, एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से सुनेंगे, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसने दिया था भाई, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है किसने दिया है, तो ये भी किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड को। बुद्धि का मॉडल भी कहा जाता है इसे, ठीक है, बुद्धि का मॉडल भी कहा जाता है किस सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को। क्वेश्चन आ जाए, डिब्बे की आकृति में बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है, डिब्बे की आकृति में बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। तो डिब्बे की आकृति में आपसे पूछे, किसी भी तरीके से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नाम आ जाए तो ये सभी के सभी त्रिआवामीय सिद्धांत के नाम है, ठीक है, सभी के सभी किसके नाम है, त्रिआवामीय सिद्धांत के नाम है सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिएगा ध्यान से, और देखिएगा नहीं समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक चीज, इसने क्या किया, एक डब्बा लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे इसने कुछ बना दिया, मतलब उस डब्बे के अंदर ऐसे ऐसे कुछ बना दिया, और इसने तीन चीजें दी,
एक इसने दिया इंडेक्स, जिसको आपने बोलना है विषय वस्तु, ठीक है। एक चीज है इंडेक्स, जिसको इसने बोलना है विषय वस्तु। दूसरी चीज है प्रोसेस, जिसको इसने बोला संक्रिया या प्रक्रिया। इसने जो सही शब्द बोला वो संक्रिया बोला है, ठीक है, बट मैं समझाने के लिए बोल रही हूं, संक्रिया या प्रक्रिया, प्रोसेस। तीसरा जो शब्द है वो है उत्पाद, मतलब रिजल्ट, ठीक है। तीसरा शब्द है उत्पाद, या हम इसको रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। तीसरे शब्द को रिजल्ट बोलते हैं हम। सर की शायद क्लास नहीं चल रही होगी, एक सेकेंड रुको भाई। हाँ, हाँ देखिए, ठीक है, उत्पाद या हम क्या बोलते हैं, देखिए अब चलो पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला है विषय वस्तु, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा है प्रोसेस, जिसको हम संक्रिया या प्रक्रिया बोलते हैं। तीसरा है उत्पाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। अब इसने क्या किया था, पॉइंट्स को चेंज करता गया, किसी में 5 5 6, फिर 5 6 6 6 कर दिए, ऐसे करके ये चेंज करता गया, ठीक है। तो कुल क्वेश्चन ये आएगा, जैसे इसने इसमें 5 स्टेप दे दिए, इसमें 5 स्टेप दे दिए, ठीक है, इसमें 6 स्टेप दे दिए, शुरू में ऐसे कर दिए, फिर इसका एक स्टेप इसने कम कर दिया। तो इस तरीके से ना ये चेंज करता रहा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि जेपी गिलफर्ड के बुद्धि में कितने तत्व हैं, जेपी गिलफर्ड में बुद्धि में कितने तत्व हैं। तो ध्यान से देखना, ऑप्शन में 120, 150 और 180 लिखा मिलेगा। इसी क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको अलग अलग बुक में लिखा होगा, किसी में 180 लिखा मिलेगा, किसी में 150, किसी में 120। तो स्टार्टिंग में इसने क्या किया था, 180 एलिमेंट्स दिए थे, ठीक है, 5 5 और 6 करके, पापा 25 छिक्के ऐसे करके, ठीक है। स्टार्टिंग में इसने 180 एलिमेंट्स दिए थे, फिर इसने एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर दिया था, फिर इसने एलिमेंट को फिर मॉडिफाई कर दिया था। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स को मॉडिफाई करता चला गया था। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि वो ये पूछे जेपी गिलफर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शुरू शब्द लगाए ना, शुरू में कितने तत्व थे, तो आप कहोगे मैडम 180 थे, ठीक है। शुरू में कितने एलिमेंट थे, ऐसे पूछे तो कहेंगे 180 थे। थैंक यू पूजा, कितने थे, 180 थे। लेकिन वो ये पूछे ना, आपसे शुरू शब्द यूज ना करे, सीधा पूछे जेपी गिलफर्ड के संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो प्लीज कृपा करके मेरी बुक जरूर ले लें। हिंदी मीडियम वाले ले या ना ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को हर वर्ड इंग्लिश में यदि है ना, तो वैसे तो मैं हर वर्ड लिखवाऊंगी, हर मेजर वर्ड, बट स्टिल आप चाहो तो प्लीज बुक ले लेना, क्योंकि बुक में हर एक शब्द, हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, तो बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। वैसे ऐप के ऊपर कंप्लीट पीडीएफ है, चाहो उसका भी प्रिंट ले सकते हो, बट स्टिल इंग्लिश मीडियम वाले बुक जरूर ले लें। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी अपनी खुद की बुक है भाई, हाँ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आए शुरू में कितने थे, तो आप ध्यान रखेंगे 180 थे, लेकिन वो ये पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो 120। वो ना शुरू लिखे ना वर्तमान लिखे, और वो कहे जेपी गिलफर्ड के संरचनात्मक सिद्धांत में कितने तत्व हैं, तो आप कहोगे मैडम 120 हैं, ठीक है। कितने तत्व हैं, 120 हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, यस उर्मिला 120, बाकी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। अब इतना दिमाग नहीं लगाना कि जैसे इसमें 5 थे, इसमें 4 थे, इसमें 6 थे, 5 छिक्के 5 और 20 छिक्के 120, ऐसे 120 बने, ठीक है। शुरू में वो क्या करता है, शुरू में 5 गुणा 5 गुणा 6 ऐसे कर देता है, इतना नहीं मतलब आपको पूछता वो, बट स्टिल मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये पीडीएफ मैंने साथ अटैच कर दी है। मेरी एक बात दिमाग से सुन लेना, बिल्कुल कोई भी छोटा सा पॉइंट भी यदि मैंने पीडीएफ से एक्सप्लेन किया है तो वो पीडीएफ आपको क्लास के बिल्कुल साथ में ही लगी मिलेगी, ठीक है, यदि पीडीएफ से पढ़ाया होगा तो। लेकिन यदि पीडीएफ यूज नहीं करी तो इसका मतलब वो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी।
फिर कंप्लीट पीडीएफ है ही, ठीक है। क्योंकि कुछ क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं तो उनका टाइम बच जाता है और बहुत सारे नए पॉइंट होते हैं। देखो ऐसे दिया था उसने डब्बे की आकृति में, ठीक है, मतलब सिद्धांत दिखा देती हूँ मैं, जब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो क्यों ना यूज करें इसको, है ना। तो ऐसे दिया था उसने सिद्धांत, मतलब एक डब्बा बॉक्स बना दिया था, ठीक है। उसने ऐसे कंटेंट के अंदर पॉइंट दे दिए थे, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, ये पॉइंट आज तक कभी नहीं आए पेपर में, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर जैसे यूनिट होती है वही प्रोडक्ट में, फिर क्लासेस होती हैं, फिर रिएक्शंस और सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। और इवेल्युएशन के अंदर जैसे इसने बताया भाई ऑपरेशन, जब आप कंटेंट करेंगे तो ये पॉइंट होता है। आपको इन पॉइंट्स पे काम नहीं करना, आपको किस पॉइंट पे काम करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको इस पॉइंट पे काम करना है, बस। ये आपसे पेपर में पूछेंगे। सबसे पहले जो इसने फैक्टर्स दिए थे, नंबर ऑफ फैक्टर 120, एक मिनट, फिर संशोधन करके 150 कर दिया, और फिर सेकंड संशोधन करके इसने 180 कर दिया। ये है ना अपोजिट प्रिंट हुआ है, ये सेकंड जब हम प्रिंट निकालेंगे तो हम इसको ठीक करवा देंगे, ठीक है। सेकंड जब हमारा बुक का एडिशन प्रिंट होगा तो ठीक करवा देंगे, ये अपोजिट है। सबसे पहले इसने 180 एलिमेंट दिए थे, फिर 150 एलिमेंट दिए थे, वर्तमान में इसके 120 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने 6 कहने, एक सेकेंड, सॉरी भाई, सॉरी, ध्यान से सुनिए, रियली सॉरी फॉर दिस। देखिए, क्योंकि बाद में इसने एक के 2 भाग कर दिए थे ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए, मैं अपोजिट बोल गई, मैं आपको अपोजिट बोल गई भाई, एक मिनट। सबसे पहले इसने 120 दिए थे, मतलब जो आपका कंटेंट था उसमें इसने 5 पॉइंट दिए थे, फिर जो प्रोसेस थी उसमें इसने 4 पॉइंट दिए थे, और फिर जो रिजल्ट या उत्पाद जिसको बोला उसमें 6 पॉइंट दिए थे, ठीक है। फिर इसने अपने एक पॉइंट को 2 भागों में बांट दिया और एक पॉइंट को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। मतलब सिर्फ इसने क्या किया, जो प्रोसेस वाला पॉइंट था 4 वाला, इसको 5 कर दिया, ठीक है। प्रोसेस वाला जो 4 वाला पॉइंट था उसको क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो प्लीज ध्यान से इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले 120 एलिमेंट दिए थे, फिर जब इसने प्रोसेस में जो 4 पॉइंट दिए थे ना, फिर उसके अंदर एक पॉइंट ऐड करके कितने पॉइंट कर दिए, 5। तो फिर दोबारा हो गए कितने, 150, ठीक है। आई डोंट केयर। फिर इसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, फिर इसने जो पहले नंबर वाला था ना उसके पॉइंट्स को क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। मान ले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ दिया समृद्धि, अब मैंने अगली बार उसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। फिर अगली बार फिर किसी को 2 भागों में बांट दिया। मीन्स आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार दोबारा आपको अच्छे से लिख के समझा देती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना होगी वो आपको। देखो शुरू में इसने क्या किया, 5 गुणा 4 गुणा 6, कहने का मतलब जो इसका कंटेंट था उसमें इसने 5 पॉइंट दिए, जो प्रोसेस थी उसमें 4 पॉइंट दिए, जो रिजल्ट था उसमें 6 पॉइंट दिए, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जब इसको रिवाइज करा तो इस चौथे में एक और ऐड कर दिया 5, फिर ये ऐसे हो गए 150। फिर इसने क्या किया, इसके अंदर एक ऐड कर दिया, फिर क्या हो गए 180। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉरी कभी हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सुनिए, वो पूछेगा शुरू में कितने थे, तो आप कहोगे मैडम 120 थे, ठीक है। शुरू में कितने थे, 120। वो शब्द यूज करे वर्तमान, बस ये चीज याद रखना, वो शब्द यूज करे वर्तमान। वर्तमान शब्द जब यूज करेगा तो आप कहोगे मैडम 180 थे, वर्तमान शब्द यूज करे तो। लेकिन जब वो वर्तमान शब्द ना यूज करे, आज तक उसने कभी भी वर्तमान शब्द यूज नहीं किया है। हमेशा क्वेश्चन क्या आया है कि जेपी गिलफर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में कितने एलिमेंट है, बस सिर्फ यही क्वेश्चन आया है। अब यही क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इसका आंसर 120 करके आओगे, क्योंकि आज तक एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, वर्तमान शब्द आए तभी आप 180 आंसर करोगे, नहीं तो आप आंसर करके आओगे 120। या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पहले संशोधन में कितने एलिमेंट हो गए थे, तो पहले संशोधन में 150, मूल रूप से कितने थे 120, पहले संशोधन में 150, दूसरे संशोधन में 180। होप सो अभी किसी को डाउट नहीं होगा, फटाफट बताओ, क्लियर हो गया ना डाउट।
क्योंकि देखो मतलब मेरा कभी चलो हल्का सा पॉइंट स्किप हो गया, अपोजिट बोला गया गलती से, बट यदि गलती से गलत रह जाता तो मेरा माइंड मेरे को कैच करवा देता है कि यार यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये मेरे अंदर एक है कि कभी मैं गलती से कुछ गलत बोल देती हूँ ना, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक मुझे ले जाता उस तरफ कि नहीं, यू हैव टू चेक द पॉइंट कि तू कुछ गलत बोल रही है। मतलब मुझे अंदर से खुद ही फील हो जाता है यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया होता है, देन आई करेक्ट। आपका एक एक नंबर मेरे लिए बहुत बेशकीमती है, ठीक है। कभी भी टेंशन ना लेना, गलती से गलत हो भी गया कोई पॉइंट तो अगले दिन क्लास में उसी को ठीक करूंगी। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? फटाफट से एक बार यस कर दो ताकि मैं आगे चल पाऊं। बुक में बिल्कुल सही लिखा है, सॉरी, बुक में बिल्कुल सही लिखा है, बुक में कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी। क्लियर है? शुक्र है मालिक। अरे भाई पायलट का क्या क्लियर करूं, मुझे नहीं पता स्थानिक कहां से पढ़ लिया, मैंने तो नहीं पढ़ा है स्थानिक। पायलट के अंदर, पायलट जब भी जहाज चलाता है तो अपनी बॉडी को पूरा गति को नियंत्रण में रख के चलाता है, अपनी हाथों की गति को, हर चीज को। तो पायलट शारीरिक गतिक बुद्धि के अंदर आएगा, ठीक है। स्थानिक बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है पायलट से। बॉडी काइनेस्टिक के अंदर आएगा पायलट। शाबाश, हो गया ना क्लियर? चलो शुक्र है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप क्या है, जेपी गिलफर्ड की याद रखेंगे। मैंने कहा इसके सिद्धांत थोड़े डिफिकल्ट हैं, पर ध्यान से समझेंगे तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए, हाँ, अब है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। तभी मैंने ये बिल्कुल बना के रखा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। त्रिस्तरीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत गिवन बाय कैरोल, ठीक है। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत गिवन बाय कैरोल। कैरोल ने क्या दिया है भाई? बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है। किसने भाई? कैरोल ने। अरे मैंने क्लियर कर तो दिया। प्रेजेंट पूछे तो बेटा 180 कर देना, वर्तमान शब्द पूछे तो 180 कर देना, अदरवाइज तो नहीं करना, ठीक है। त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है कैरोल ने दिया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे बनाया था इसने, मैं समझाती हूँ। इसने 3 लेवल बनाए थे, मतलब बुद्धि के जो है 3 लेवल बनाए थे, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। एक एक वर्ड याद रखना है, ये पीजीटी वालों को खासकर। पीआरटी वाले जो स्टूडेंट हैं ध्यान से सुने, पीआरटी वाले स्टूडेंट जो हैं वो इतना ही याद रखना कि त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया था, ठीक है। पीआरटी वाले स्टूडेंट इतना ही याद रखेंगे, लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले इसका पूरा डिटेल याद रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। त्रिस्तरीय सिद्धांत मतलब इसने 3 स्तर दिए, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। ये क्या कहता है कि जो बुद्धि होती है उसमें कुछ सामान्य सी एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि स्पीयरमैन ने बताई हैं अपनी, ठीक है। एक एक बात को समझना, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे इससे। और कभी भी चीज मुश्किल लग रही हो ना तो डरना नहीं चाहिए। ये सोचो यदि तुम्हें मुश्किल पढ़ाया जा रहा है तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, यदि जो चीज पहले से पढ़ते आ रहे हो वही चीज मैं पढ़ा रही हूँ तो पेड कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नया ही नहीं मिला। तो अब देखो, सामान्य सिद्धांत जो कि स्पीयरमैन ने दिए थे, विस्तृत सिद्धांत जो कि कैटल वगैरह, हॉर्न वगैरह है, ये कैटल, थ्रस्टन ने जो बातें बताई हैं, कैटल ने, ठीक है, हॉर्न ने, थ्रस्टन ने। मीन्स कहने का मतलब क्या है, आपने अपने माइंड में क्या बिठाना है, कैरोल एक ऐसा बंदा था जो आया और कहा भाई मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता, ठीक है। कैरोल कहता है कि मैं ना अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं तो है ना वो दिमाग लगाऊंगा जो कि ऑलरेडी लग चुका है। मेरी बुद्धि तो इन सबको मानती है। मतलब वो क्या कहता है कि मेरी बुद्धि तो भाई स्पीयरमैन को भी मानती है, मेरी बुद्धि तो कैटल को भी मानती है, मेरी बुद्धि तो थ्रस्टन को भी मानती है, ठीक है। तो मेरी बुद्धि तो थ्रस्टन को भी मानती है, मेरी बुद्धि तो कैटल को भी मानती है, मेरी बुद्धि तो स्पीयरमैन को भी मानती है। और तीसरी जो संकीर्ण होती है उसका मतलब क्या है, जितनी भी संज्ञान, जितनी भी हमारी योग्यताएं हैं, मान लो मुझे सोचना है, समझना है, याद करना है, चीजों को पढ़ना है, तो जितने भी तरीके से हमारी जो चीजें हैं जो माना जाता है, तो वो जो सारी चीज होती है वो कैसी होती है भाई, वो हमारी संकीर्ण। ध्यान से सुनिएगा, अगेन आई रिपीट दिस क्लास,
तभी मैंने बोला था ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट याद रखना है, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? कैरोल ने। 3 लेवल दिए, कौन कौन से? एक सामान्य लेवल, एक विस्तृत लेवल, और एक कौन सा दिया भाई? संकीर्ण लेवल। सामान्य लेवल मतलब जो सामान्य सी एबिलिटी है, जो हमारी जनरल एबिलिटी है। अब आपको पता है जनरल एबिलिटी की बात किसने की थी? स्पीयरमैन ने। तो कहता है भाई जो स्पीयरमैन की एबिलिटी है ना, मेरे हिसाब से वो बुद्धि है, मैं तो मानता हूं उसको, ठीक है। फिर ये कहता है विस्तृत, कुछ वाइड एबिलिटीज होती हैं। वाइड मतलब कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं, जैसे कैटल ने कुछ दे दी, हॉर्न ने कुछ दे दी, थ्रस्टन ने योग्यताएं दे दी। तो कहता है भाई मैं इन सबकी बातों को मानता हूं, ठीक है, मैं इन सबकी बातों को मानता हूं, तो फिर ये विस्तृत योग्यताएं होंगी। संकीर्ण मतलब जो नैरो, देखो सामान्य मतलब स्पेसिफिक, मतलब सॉरी जनरल, विस्तृत मतलब जो वाइड एलिमेंट्स होते हैं, संकीर्ण मतलब जो नैरो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड मैं बोलती हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिया करो साथ में। संकीर्ण मतलब जो नैरो, संकीर्ण के अंदर वो कहता है जितनी भी संज्ञानात्मक योग्यताएं आती हैं। अब संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, ये कहता है भाई जितनी भी संज्ञानात्मक योग्यता आती हैं, जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज आती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी होती है? जैसे आपका ज्ञान, आपका समझना, आपका अनुभव करना, चीजों को सीखना, सोच विचार करना, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें होती हैं, सोचना, विचारना, चीजों को सीखना, चीजों को समझना, ये जितनी की जितनी बातें होती हैं भाई, वो संकीर्ण के अंदर होती है, ठीक है। वो तो मेरी संकीर्ण बुद्धि है। और जो ये कैटल थ्रस्टन ने एबिलिटी दी थी, वो मेरी विस्तृत बुद्धि है। और जो स्पीयरमैन ने एबिलिटी दी थी, वो मेरी सामान्य बुद्धि है। तो क्वेश्चन आएगा स्पीयरमैन कैटल थ्रस्टन के सिद्धांत को जोड़ के सिद्धांत किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है किसने दिया भाई? कैरोल ने दिया, ठीक है। किसने दिया? कैरोल ने। और इंग्लिश में बता दो दिया, 3 स्पेक्ट्रम थ्योरी, इट्स द जनरल, इट्स द वाइड, इट्स द नैरो, संज्ञान को कॉग्निटिव बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले किताब जरूर ले लें, किताब में एक एक हरफ लिखा हुआ है, एक एक अक्षर, और मैं एक एक अक्षर आपको बता रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है, मैं बता रही हूँ यार। मतलब मैं नैरो लिख के क्या करूंगी? यदि तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो यू कैन राइट द नैरो ना। हाँ, क्योंकि बात ये नहीं है इंग्लिश हिंदी मीडियम की, बात ये है कि 100 बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो 90 स्टूडेंट्स आर हिंदी मीडियम और 10 आर इंग्लिश मीडियम। तो 10 आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैं हर एक मेजर बात, हर एक मेजर पॉइंट इंग्लिश में बोलूंगी, ठीक है, लिख भी दूंगी आगे से। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो तो बाइलिंगुअल चल ही रही है। अब इंग्लिश मीडियम वाले मतलब अपने हिसाब से उनको नोट करते जा करो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये इसने अपना मॉडल बनाया था ऐसे, तो इसको वैसे देख लो, जनरल सा शक्ल देख लो। मतलब सबसे पहले इसने नैरो, और ये पीडीएफ साथ दे दूंगी, इस पीडीएफ में इंग्लिश में लिखा हुआ है यार, तुम इतना मत कंफ्यूज होया करो अंग्रेजी वाले। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी, एक गाना आता था बड़े बड़े ही, कभी क्लास खत्म होएंगी ना, जब बैच खत्म होएगा तब सुनाऊंगी। हमारे बैच का जो फेयरवेल पार्टी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। मतलब जिस दिन आपकी सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो मतलब हम विजुअली फेयरवेल पार्टी करते हैं। उसमें सभी टीचरों का गाना, डांस, म्यूजिक सब कुछ होता है। तब सुनाऊंगी अंग्रेजी पे एक गाना बाद में, अभी नहीं, अभी पढ़ते हैं, ठीक है, जब क्लास की लास्ट डेट होगी तब। ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब याद रखेंगे, सबसे पहले आपका संकीर्ण है, मैंने बताया था भाई नैरो है। संकीर्ण के अंदर जो आपकी संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, ठीक है, बस वो आएंगी। फिर दूसरा आपका ब्रॉड या विविड या विस्तृत, कुछ भी कह दो। इसके अंदर क्या है आपकी जो उसकी योग्यताएं थी, तरल बुद्धि है, जैसे तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि कैटल ने दी थी, ठीक है। फिर ये आपकी उसने दी थी, हॉर्न ने दी थी। और फिर ये जो है आपकी उसने थ्रस्टन ने कुछ बातें बताई थी, ये स्मृति, अधिगम। आपको ना इतना नहीं याद करना, आपको ये बिल्कुल नहीं याद करना, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको ये बिल्कुल नहीं याद करना कि किसमें क्या दिया था, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया था। कैरोल ने उसमें 3 चीजें दी थी। कौन कौन से स्तर दिए थे? नैरो स्तर, ब्रॉड स्तर और जनरल स्तर। बस ये याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि उसने ये 3 स्तर दिए थे। बस आपको ये मतलब नहीं है इसमें क्या क्या था, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि इसके अंदर तो इसने कैटल और थ्रस्टन की बातें शामिल की थी, इसके अंदर इसने स्पीयरमैन की बात शामिल की थी, और इसके अंदर इसने संज्ञानात्मक योग्यताएं शामिल की थी। और अब भी समझ नहीं आया ना? ऐसे मत कहना समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही सही तरीके से मैंने सिद्धांत समझा दिया आपको, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई त्रिस्तरीय सिद्धांत? ये क्लास में एक एक सिद्धांत पूछ के आगे बढ़ूंगी मैं। क्लियर हुआ त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल का? मुझे नहीं लगता आज तक सिर्फ तुमने ये सुना होगा त्रिस्तरीय सिद्धांत,
इतना डिटेल से कभी त्रिस्तरीय सिद्धांत पढ़ा था? सच सच बता दो। अब ये मत कहना कंफ्यूज हो गए। समझ आ गया भाई? चले आगे। टारगेट तो मैं आज की क्लास का बहुत ज्यादा लेके आई थी, पर कम हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस नो करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या बात, मेरे पास कमेंट लेट आते हैं क्या? प्लीज राइट द बुक नेम ऑफ द बोर्ड। ठीक है, चलो क्लियर है, शाबाश शाबाश, आगे चलते हैं। अब आगे का सिद्धांत तो तुम्हें घुमा ही देगा, त्रितंत्र सिद्धांत कल करेंगे क्योंकि टाइम हो गया, हरियाणा जी की क्लास है। क्योंकि आपके 3-4 क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं मेरे सामने, तो एक बार मैं उनको क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि ये सिद्धांत थोड़े स्टैंडर्ड के थे, इनको याद करो। क्योंकि मेरे को ये कोई आफत नहीं है पेड कोर्स में कि कोर्स जल्दी जल्दी हो, कोर्स बेस्ट होगा। एक आधी क्लास में एक आधे दिन ऊपर नीचे लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल इंटेलिजेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल लास्ट क्लास होगी। अब आपका 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को प्लीज एक बार मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ये 4 क्वेश्चन, हाँ, चारों क्वेश्चन में पहला जो आपका क्वेश्चन है कि मैम बुक, तो बेटा बुक आरबीडी पब्लिकेशन की है, आरबीडी पब्लिकेशन की है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बुक का नाम है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी।